नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का प्रथम भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, जैसे कि सत्य के होते हैं। इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है। दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डैने की तरह फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही ये खतरा मिट गया था कि उसके वहाँ होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थीं। पहली निगाह से ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द चीकट चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते हुए पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों पर बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल लेने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से ही इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझ कर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल ही दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाँछें वे जिस्म में जहाँ कहीं भी होती हों खिल गईं। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताक कर अपनी खिली हुई बाँछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, ये ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा? ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारनी थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा। हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। 15वें मील पर हम उतर पड़ेंगे। शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारनी की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली। अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आह क्या हुलिया था। नवकंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। पैर खद्दर के पैजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, वदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर कुछ सोच कर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घर आकर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया और वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर
वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी टांग लगभग 90 अंश की कोण पर उठाई और गियर को जांघ के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का यह भी एक नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांघ गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी, उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल के सभी सवारियां कई फलांग पहले ही से खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी, उससे लगता था कि उसकी निगाह में वह ट्रक नहीं, आग की लहर है। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है। जनता पर छोड़ा हुआ वध कलाम अहलकार है। पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान करा देना था, अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो। शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा कि श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर हंसा। दुर्घटना बस एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलकर समझाइए। कहा तो कि घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियाँ सुन रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? क्यों, वहाँ मेरे मामा रहते हैं। बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में रहकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफ़ी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? सॉरी। रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा, जी, इसमें बात बनाने की क्या बात? क्या इस मासूमियत पर भाई इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने? अच्छा जी, छोड़िए इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानूं, वह मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। सॉरी। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझलाकर कहा, सीआईडी? ये किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थीं। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वहीं टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांपकर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था, पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। बस सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था, पर गाड़ियां अपनी राह पर चलती रहीं। ड्राइवर काफ़ी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था, पर गाड़ियों के पास पहुँचते पहुँचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया था कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं।
उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उससे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं हो तो तुमने ये खद्दर क्यों डांट रखा है जी? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं, अभी कोई तुक्का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर में चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, क्यों जी चुपचाप बैठे रहो, ये कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, वह गियर बार बार फिसल कर न्यूट्रल में ही घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफ़ी देर से हार्न बजता जा रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपटी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्यवाही का निश्चित ही वह खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर कर लिया। हार्न की आवाज़ एक ऐसे स्टेशन बैंगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन बैंगन दाएं से निकल कर आगे धीमा पड़ गया। उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गईं। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। खाकी कपड़े पहने हुए थे। 2 सिपाही भी उतरे। उसके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैक व्यू गियर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उसने फुटबोर्ड हिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज़ को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी, दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पायोटिक जस्टिस, आज की कहानियाँ सच्ची हैं। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा, पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकाल कर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आवे, वहाँ गियर पकड़कर बैठने की अब क्या ज़रूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे की को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुर्व्यवस्था पर आ गई। थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उप समितियाँ बन गईं। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगी। काफ़ी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा कि गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज़ सुन पड़ी, क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ़ किया जाए। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। एक सिपाही ने कहा कि चार्ज सीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी, बंटा सिंह ने तुम्हें माफ़ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफ़ी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं? जी हाँ। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया? जी नहीं, अफसर बोला। वह तो मैं आपकी पोशाक को देखकर ही समझ गया था, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चढ़ाने के लिए कहा, ये असली खादी थोड़े ही है
ये मिल्की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा। अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें असली नकली का क्या फ़र्क। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपए तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई का जवाब दिया। क्या मतलब, मैं रुपया क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझे इस तरह बात करते हो। तुम्हारी यही तालीम है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही थी। उसका अटैची ट्रक में रखा था। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों की सद्भावना की ज़रूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हार्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपए ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो आदली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपयों का क्या करूँगा। कहते कहते उसकी आवाज़ में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को ये बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कस खींचकर उसका अध जला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया। पहले की तरह गियर को टाप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियाँ सी रखी हुई नजर आईं। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थीं। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थीं, लगे हाथ मलमूत्र विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे। उनकी बदन के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भूखने की आवाज़ें हुई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि किसी गांव के पास आ गए थे। यही शिवपालगंज था। थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए। अब हुजूर हमारा चालान करने में देर न करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी जो आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे और लेटे भी। यह निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वह आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मोड़े पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दें तो झंझट मिटे। दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका ये मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों की गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मोढ़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर, दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल का चालान होने में देर हो रही है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चीथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दवातें, मुड़े हुए कोने वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहाँ बैठकर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन भी इजाद नहीं हुई। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थीं जो लगता था कि गदर के दिनों में इस्तेमाल की गई होंगी। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थीं जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होंगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बाँस की लाठी थी। इसके बारे में एक कवि ने बताया,
कि वह नदी नाले पार करने में, झपट कर कुत्तों को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए 2-3 चौकीदारों के प्यार की छाँव में पल्ले वाली घोड़ा नाम की एक सवारी थी, जो शेर शाह के ज़माने में भी हुआ करती थी। थाने के अंदर जाते ही आदमी को लगता था उसे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया। अगर उसने अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़े हों तो वह बिलबिलाकर देखना चाहता है कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियाँ, ये सब कहाँ हैं। बदले में तो उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोट बंद आदमी दिखता, जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोट रहा होता। बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है। जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांव के अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है, अपराध ना हुआ तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित है। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीय और बीते दिनों के गौरव के अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती, उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थीं। 250-300 गाँव के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई न कोई उसे देख जरूर लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो उसे उम्मीद की जाती कि यहाँ डाकुओं से पहले वे पहुँच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। खून की नदियां बहने लगेंगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, दरोगा जी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामलों में होने की आज्ञा दी जाती थी, क्योंकि समझा जाता था इन 300 गांवों में रहने वाले के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, किसका वे पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार ना सके। अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हाड़ी में भर लेंगे और उनके मरने का दृश्य देखने वालों को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में दरोगा जी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर ये राज खुलने लगा कि ये लोग दैत्य नहीं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना चिराग घिसते रहते हैं। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लंगोट बंद सिपाही अब नज़दीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार खरहरा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। 12 फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए खंबे के सहारे टिककर सो रहा था। दरोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उसको रूपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं। रूपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए। सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रूपन बाबू ने बैठते ही कहा कि रामाधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5000 रुपया मांगा है। लिखा है कि अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है।
कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांग कर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आए। रूपन बाबू ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ, डकैती न हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक हो गया, पूरा साम्यवाद है। रूपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? तो अभी आप सुन रहे थे श्रीलाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का प्रथम भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।